नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ प्रारंभ की गई है इंडिया के सभी एग्ज़ाम के लिए, वो है हिस्ट्री की क्लास। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चढ़ाई जा रही है हमारे हिस्ट्री के सर के द्वारा, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारी सभी क्लासेस को देखें। मित्रों, आज जो मैं क्लास लेकर आई हूँ वह है नेट जेआरएफ की। आपको पता है मैंने चला रखा है एक बैच टारगेट 2022 का, वह है हिंदी से नेट जेआरएफ का सपना रखने वाले विद्यार्थियों के लिए। यूनिट फर्स्ट की क्लासेस अब तक आप लोगों ने देखी और आज मैं लेकर आई हूँ यूनिट 7 की क्लास, जो कि हिंदी कहानी है। ठीक है मित्रों, इसमें 10 यूनिट होते हैं। मैंने इसका सिलेबस भी अपने चैनल पर डाल दिया है, आप लोग उसे अवश्य देखें। वीडियो भी बना दिया है, साथ ही साथ मैंने उसके पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारे क्लासेस के पीडीएफ आपको प्राप्त हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम पढ़ते हैं। आज की जो कहानी है वह है पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, और इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, जो कि छद्म नाम से यानी बंग महिला के छद्म नाम से लेखन का कार्य किया करती थी। और इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है वो भगवान चंद्रदेव हैं और स्वयं लेखिका है, यानी चंद्रदेव से बात कर रही है लेखिका यानी राजेंद्र बाला घोष जी, वही ये कहानी है। और इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु हुई था 1951 ईस्वी। बहुत ही अच्छी लेखिका थी ये, किंतु ये लगभग 1902 से लेकर के 1917-18 तक इन्होंने लेखन किया था। उसके बाद इनके ऊपर बहुत भारी विपदा आन पड़ी थी। इनके पति की मृत्यु हो जाती है, इनके 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनका रुझान जो है वो लेखन से हट जाता है। बहुत ही अच्छी लेखिका थी। हम इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। इनकी एक और रचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, तो अगली कहानी वो होगी। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम पढ़ते हैं ये कहानी जो इन्होंने लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे वह भी मैं आपको करवाते जाऊंगी। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। लेखिका लिखती है, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी कि महकमा में ट्रांसफर यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांत धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया है। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी यह कहानी तब लिखी गई जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। तो उन्हीं के ऊपर कटाक्ष करते हुए राजेंद्र बाला घोष जी आगे लिखती हैं, अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। यानी उस समय लॉर्ड कर्जन का शासन था हमारे देश पर। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति
कृष्णांग तो हैं ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मित्रों, आप जानते ही हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे लोगों के साथ यानी भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ करता था। श्वेत और अश्वेत की धारणा हो चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा गोरे लोग थे, भारतीय इतने गोरे नहीं थे। तो इस प्रकार के भेदभाव जो वर्ण से संबंधित थे हमारे देशवासियों को झेलना पड़ता था। उसी पर लेख कर व्यंग्य कर रही हैं। आगे कहती हैं, और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे आदर सादर कहती हूँ, सादर यानी कि आदर के साथ कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे यानी कि छुट्टी अवश्य रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता यानी उस समय हमारे देश की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी यानी कि दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट में सिंधु की गोद में जा छिपते हैं या जा सकते हैं, उसी समय ये देखिए यहाँ पर उसी समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपद बोध भवा त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान बंधनग्रस्त हो रही हैं। उनके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणापाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं कि फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विषयोत्पादक
अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शासा लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विद्वान पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की सारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान करने के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। ऐसा कहा किसने? राजेंद्र बाला घोष जी ने। बहुत ही अच्छा व्यंग्य किया है उन्होंने अंग्रेजों के शासन पर और भारतीयों की स्थिति पर। मित्रों, उस काल में जो भी कहानियाँ लिखी गई, आपको पता है जैसे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे तो उनकी कहानियों को जब्त कर लिया गया, सोजे वतन को। इस प्रकार अगर क्रांतिकारी रचनाएं आ जाती थी तो जब्त कर ली जाती थी। अज्ञेय जी को भी छद्म नाम से लिखना पड़ा, तो इसलिए लोग छद्म नाम का प्रयोग किया करते थे। तो राजेंद्र बाला घोष जो है इन्होंने भी छद्म नाम से लेखन कार्य किए। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं इनकी, आप जरूर पढ़िए। मित्रों, कैसी लगी आपको यह क्लास? आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया, आप टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ही जुड़े। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर हमारे चैनल पर आपको आपकी उपयोगिता की दृष्टि से बहुत ही सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। लगभग सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट हैं, कंटेंट हैं, आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर एक बार अवश्य पधारें। ठीक है मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, अपनों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन तक यह क्लास पहुंच सके। हमारा उद्देश्य यही है।
हम निःशुल्क ये सभी कक्षाएं दे रहे हैं, उसके पीछे हमारे उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों तक यह कक्षाएं पहुंचे। तो आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।